channel Microbiology with Yuria Khan. So today my lecture topic is Principles of Infectious Disease Epidemiology. So today we will discuss all the features of infectious diseases and how it goes. Okay, so firstly we will discuss the definition of infectious disease. So this one is infectious disease definition. Let me clear the slide. An illness due to a specific infectious agent or its toxic product that arise through transmission from an infected person, animal, or reservoir to a susceptible host, either directly or indirectly through an intermediate plant or animal host, vector, or in animate environment. Its mean this definition defines the infectious disease. Its mean an illness due to a specific infectious agent. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी इलनेस बीमारी हो रही है तो उसका कोई ना कोई इन्फेक्टियस एजेंट होगा जो वो बीमारी कॉज करवा रहा है। ठीक है, अब जैसी बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फूड पॉइजनिंग मोस्टली जो है सैल्मोनेला बैक्टीरिया कोज करवाता है, क्योंकि वो जितने भी स्ट्रीट फूड्स होते हैं, स्ट्रीट फूड मतलब जो ठेले वगैरह पे फूड्स मिल रहे होते हैं, वहाँ पर सैल्मोनेला की बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में जो है वो ग्रो करती है। तो जैसे ही आप वो खाते हैं तो डायरेक्टली आपको फूड पॉइजनिंग होता है और आपका स्टमक ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना बढ़ जाता है। अब जो डिहाइड्रेशन होती है और फूड पॉइजनिंग में लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो सैल्मोनेला की वजह से होती है, ठीक है, और सम टाइम वो टाइफाइड की भी तरफ जाती है, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी जो एक स्पीशी है सैल्मोनेला की जो कि टाइफाइड को कोज करवाती है, वो भी खाने के थ्रू ही आपको होता है ना, तो वो टाइफाइड हो जाता है उसके थ्रू। क्योंकि अगर आपने ये थोड़ी एक लेडी की स्टोरी सुनी हो कि उसने टाइफाइड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, लेकिन वो हैंड वॉश नहीं करती थी। कोई भी काम करने के बाद वो हैंड सैनिटाइज या फिर वॉश नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको टाइफाइड हुआ और उससे सबको हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम अपने घर में खाना बना रहे हों और फिर हम वही खाना हर बंदे को सर्व करते हैं तो फिर जो है वो जो है तो वो सब भी उसी को खाएंगे जो सर्व कर रहा है अगर खाना, तो उसके हाथों में वो बैक्टीरिया लगा होगा, तो हर इंसान की प्लेट में वो बैक्टीरिया ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो सर्व करने वाला इंसान है। तो इसी तरह वो लेडी जब सबको खाना सर्व करती थी रेस्टोरेंट में, तो इस तरह वो जो टाइफाइड है वो एक से दूसरे तीसरे चौथे और इस तरह से वो पूरे एरिया और पूरे कंट्री में फैल गया था। तो इसी तरह से कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, वी विल टॉक अबाउट द एजेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। सो फूड पॉइजनिंग कोज बाय द सैल्मोनेला बैक्टीरिया मोस्टली, और जो डिहाइड्रेशन हो जाती है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है कि पानी की कमी हो गई। फिर आप जो है जाहिर सी बात है, अगर पहले आपको फूड पॉइजनिंग होगा फिर डिहाइड्रेशन होगी। फूड पॉइजनिंग हुआ, आपका पेट ख़राब हुआ, ठीक है, यानी कि आपने खाया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसी ख़राब चीज़ खा ली जिसमें बैक्टीरिया मौजूद था, उसने आपको फूड पॉइजनिंग करवाया। उसके बाद आपकी बॉडी की बहुत सारी जो है न्यूट्रिशन वो बैक्टीरिया ले चुका है। अब आपकी डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या ह्यूमन बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह बैक्टीरिया को भी एक मीडियम चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो वो पानी को आपकी बॉडी से डिहाइड्रेट कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है बार बार वॉशरूम जाने की वजह से। तो फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप जो है ड्रिप लगवाएं, ताकि आपकी जो बीमारी या जो आपको जिस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है और आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, तो वो डिहाइड्रेशन आपकी फुलफ़िल हो जाए। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स
होती हैं, वो पेश आती हैं, वो फूड पॉइज़निंग की वजह से होती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं या हम कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्टल वगैरह में स्टे करते हैं, तो वो मेस वगैरह से खाना खाते हैं, तो हमें नहीं पता वो मेस वाले खाना किस तरह से बना रहे हैं, वहाँ पर सफाई है भी या नहीं, तो वहाँ पर कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं और वहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है, जो आपको पता भी नहीं चलता और आप उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन को मैंने आपकी एक्सप्लेन किया है, यानी डायरेक्टली, यानी कोई भी आपने फूड खाया, इनडायरेक्टली बैक्टीरिया के थ्रू आपको हो गया, तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्टियस एजेंट कहलाती है या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो आपको हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी। अब ये इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी होती क्या है? सम स्पेशल फीचर्स, कुछ फीचर्स मैंने इस स्लाइड में आपको शो किए हैं। A case may also be a risk factor. People may be immune. A case may be a source without being recognized as a case. There is sometimes a need for um, urgency. Preventive measure usually have a good scientific basis. मीन्स के एपिडेमियोलॉजी आपको मैंने पहले ही अपनी प्रीवियस, अगर मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपने उसमें देखा होगा, मैंने पूरा एपिडेमियोलॉजी को इंट्रोडक्शन करवाया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट के बारे में या किसी भी डिज़ीज़ जो कॉज हो रही है उस एजेंट के बारे में पढ़ने को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर भी एपिडेमियोलॉजी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये मज़ीद कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। और डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हमें पता है मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही कॉज करवा रहे होते हैं। डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स डायरेक्टली किस तरह से ट्रांसफ़र होगी? अब किसी भी पेशेंट है, उसको फ्लू हो रहा है, ठीक है, या उसको इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, उसने जैसे ही स्नीज़ की, उस छींका और उसके बराबर में बैठे दूसरे पर्सन को भी उसका वायरस ट्रांसफ़र हो गया। इट्स मीन कि वो क्या हुआ है, वो डायरेक्टली हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली हुआ है। अब उस पर्सन से किसी तीसरे पर्सन को होगा तो वो इनडायरेक्टली कहलाएगा, कि क्योंकि पहले वाला पर्सन तो कोई और था, तो सेकेंडरी और जो है वो लास्ट वाले का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, कि पहले वाले से दूसरे को और फिर दूसरे से तीसरे को, यानी कि जो दूसरे वाले को हुआ है वो डायरेक्टली हुआ, लेकिन उससे जो तीसरे को होगा वो इनडायरेक्टली होगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी और का वायरस था जो वो आगे ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं और हमें नहीं पता चलता कि ये किस तरह से हो रही हैं, लेकिन मोस्टली डिजीज़ किसकी वजह से हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब एपिडेमियोलॉजी क्या हो गई? डील्स विथ वन पॉपुलेशन, यानी कि एपिडेमियोलॉजी अब बता रहे हो इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, डील्स विथ वन पॉपुलेशन मतलब टू और मोर पॉपुलेशन उसमें हो सकती हैं। रिक्स या केस, आ केस इज़ अ रिक्स फैक्टर, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर वो डिज़ीज़ हो सकती है, तो उसको हम रिक्स फैक्टर कहेंगे। इन आइडेंटिफाइज केसेस मीन्स वो केसेस जो हमें अक्सर पता हो कि भाई इस वजह से इसको ये बीमारी लग सकती है, तो हम उसकी पहले से उसकी प्रिकॉशंस कर लेंगे ना, उसकी सेफ्टी हम जो है वो कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाती हैं व्हाट इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, ये होती क्या है? इसमें टू और मोर पॉपुलेशन, दो या दो से पॉपुलेशन भी हो सकती हैं, ह्यूमन और इन्फेक्टियस एजेंट। दो पॉपुलेशन कौन सी हो गई? एक तो ह्यूमन जो होस्ट है, यानी कि जिसको वो इन्फेक्टियस एजेंट कोई भी हो सकता है, लाइक हेलमेंट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, कोई भी हो सकते हैं। प्राउंस, प्राउंस इज़ अ टाइप ऑफ वायरस, ठीक है, तो ये भी एक टाइप है जो कि प्लांट से ड्राइव होकर बनते हैं, ठीक है। वायरन और पायरॉन्स आपने अगर पढ़े हो तो उसके मेन डिफरेंस में ये आता है कि वायरॉन्स जो है वो एनिमल वायरस और पायरॉन्स प्लांट वायरस, तो इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ये दो पॉपुलेशन की जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन और इन्फेक्टियस एजेंट, वो भी तो ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, ये भी तो लिविंग है ना, तो इनकी एक ये पॉपुलेशन हो गई, दूसरी खुद ह्यूमन है। अब बैक्टीरिया मतलब मॉस्किटो, ठीक है,
वेक्टर कौन कौन से, मॉस्किटो, ब्लैक फ्लाई, ये सारे मॉस्किटो की, क्योंकि आपको पता है विंटर में ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वो मलेरिया हो रहा होता है, लोगों को टाइफाइड हो रहा होता है, या फिर जो है जो जितनी भी मॉस्किटो की वजह से बीमारियां होती हैं वो यही सारी बीमारियां वेक्टर कहलाएंगी, यानी मॉस्किटो की वजह से हो रहा है तो दैट्स मीन इट्स अ वेक्टर। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कौन कौन से जो कि हो सकते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। अगर हम डॉग्स और शीप की बात कर रहे हैं, शीप, गोट्स, तो एक में एक्नोकोकस, और माइस या टिक्स की बात करें तो बोरेला, यानी कि बोरेला इन स्पीशीज़ में बैक्टीरिया रहता है, एक्नोकोकस डॉग्स और शीप और गोट्स वगैरह में रहता है, तो यहाँ से भी जो है कोई भी बीमारी लग सकती है। अब इसमें रिस्क फैक्टर कौन सा हो जाता है, केस इज अ रिस्क फैक्टर, इन्फेक्शन इन वन पर्सन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखें किस तरह हुई, ये पर्सन यहाँ पर कोई भी बहुत सी मोस्टली जगह डिजीज़ नहीं है, एक पर्सन को है, ठीक है। अब इस पर्सन ने इसको की, इसने इसको की, इसको इसने, तो एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र होती चली गई और वो एक पूरी पॉपुलेशन की शक्ल इख्तियार कर ली, यानी एक पर्सन से वो पूरे पॉपुलेशन की तरफ चली गई है। अब इसके बाद द कॉज ऑफ एन नॉन व्हाट इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमोलॉजी देन यूज्ड फॉर। अब इसका हम यूज़ किस तरह करते हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको जो है स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जो है स्टडी क्यों हम ज़रूरी है। तो इसकी स्टडी करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज़ ऑफ न्यू इमर्जिंग इन्फेक्शंस, मतलब HIV, अगर कोई भी सार्स वायरस है, आपको पता है कोरोना वायरस एक सार्स वायरस से ड्राइव किया गया है, तो कोरोना वायरस हो, HIV हो, तो उसकी सबसे पहले अगर हम वो वायरस पेशेंट्स को हो रहा है, लोगों में फैल रहा है, तो पहले हम उसकी केस स्टडी करेंगे कि जो पहले इंसान को हुआ था उसकी वजूहात क्या थी, या उसके कॉजेज़ क्या थे, या उसमें कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर्स हुए थे जिसकी वजह से वो बीमारी उसको लगी है। पहले हम वो उसकी केस स्टडी करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो गई, पहली स्टडी हो गई। तो यानी कि स्टडी करना, किसी भी केस को पेशेंट की केस की स्टडी करना या उसके इन्फेक्टियस एजेंट को मालूम करना जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ उसको हुई है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमोलॉजी। तो उसको हम कहेंगे इन्फेक्टियस डिजीज़ एपिडेमोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ मैंने डायनामिक्स डिजीज़ ट्रांसमिशन भी रखी है ना, तो इसके थ्रू भी आपको थोड़ा पता चलेगा। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब वेक्टर कोई भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, माइट्स, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर मैंने आपको जो भी बताया अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, कोई भी वेक्टर हो सकता है। उसने होस्ट को किया, ठीक है। अब एजेंट मतलब कि होस्ट को उसने इन्फेक्ट किया, उसके बाद उस इन्फेक्टेड होस्ट ने उस इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब वो होस्ट, ये वेक्टर ही क्या हो गया, वो एजेंट बना जिसकी वजह से इस होस्ट को बीमारी हो रही है और इस होस्ट ने पूरे इन्वायरमेंट में फैला दी। तो ये एक ट्रेड बन गई कि ट्रेड एक वही होता है ना, धागा जो कंटिन्यूसली चलता रहे, एक के बाद वो, एक के बाद वो। जैसे आप कोई चीज़ें देखते हैं, भाई एक कल्चर है, किसी की फैमिली में जो है वो फैमिली मैरिजेस होती हैं, यानी कि फैमिली में ही करते हैं वो, तो एक ट्रेंड है जो एक पहले से चले आ रहा है कि भाई नहीं, एक फैमिली ही शादी होना है, फैमिली से बाहर हम कर ही नहीं सकते। तो वो एक ट्रेड है जो पहले से चलता आ रहा है, तो ये भी एक ट्रेड बन जाता है कि वो चलता ही रहता है, आगे चलता ही रहता है। ह्यूमन डिजीज रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एजेंट एंड द इन्वायरमेंट। अब किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो प्लीज़ बी फोकस्ड एंड कंसंट्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंसंट्रेशन होगी, मेरा हर पॉइंट आपको एक नई नॉलेज दे रहा है, इस पूरी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रहा है, तो प्लीज़ बी अटेंटिव, ओके। सो होस्ट ससेसिबिलिटी टू द एजेंट इज डिटरमाइंड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर, जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, वैक्सीनेशन, पायरल एक्सपोजर, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। यानी कि फैक्टर कुछ भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो,
ठीक है, अब ये ट्रेड किस तरह से चल रहा है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, जो एजेंट था मतलब कि वेक्टर क्या था, डिजीज़, जो डिजीज़ हो रही है, कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी करवा रहा है, वो एजेंट बना होस्ट और फिर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आ गई किसकी, एपिडेमियोलॉजिक ट्रेड बन गया इस तरह से, जो मैंने अपनी पहले वाली आपको स्लाइड में भी दिखाया। ठीक है, अब इधर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिजीज ट्रांसमिशन, अब यहाँ पर देखें एजेंट आपको दिए हुए हैं और इन्वायरमेंट। इन्फेक्टिविटी मतलब वेदर भी हो सकता है, पैथोजेनिसिटी हाउसिंग यानी कि घरों से भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, वायलेंस जियोग्राफी भी हो सकती है, इन्वायरमेंट यानी कि उस जगह की जियोग्राफी। ठीक है, तो होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एज, सेक्स, जीनोटाइप, बिहेवियर, न्यूट्रिशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, मतलब होस्ट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर कोई बूढ़ा इंसान होगा, ठीक है, एज किस तरह से फैक्टर बनी है, अगर कोई बूढ़ा इंसान है, आपने देखा कि कोरोना वायरस उसको ज़्यादा जल्दी से लग रहा है, उसकी वजूहत क्या है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इसलिए वो वायरस उसको जल्दी से इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, सेक्स मेल या फीमेल है, ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि क्योंकि फ़ीमेल में आपको पता है उनमें प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, वो बर्थ भी देती हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी ज़्यादा कम हो जाती है और वो ज़्यादा वर्क भी करती हैं, होम मेकर भी होती हैं, दैट्स वाई दे हैव सम काइंड्स ऑफ इश्यूज दे कैन फेस, तो वो चीज़ें वो फेस कर रही होती हैं। और जीनोटाइप मतलब ये जीन से भी हो सकता है, बिहेवियर से भी हो सकता है, ठीक है, किसी के बिहेवियर में चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल चेंज भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, किसी और चीज़ की कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उस वजह से भी हो सकता है, या हेल्थ स्टेटस, या वो बंदा उसको एलर्जिक होती है या वो सेंसिटिव है, तो उसको एज फैक्टर भी मैटर कर सकता है। ठीक है, अब फैक्टर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ह्यूमन डिजीज, अब देखें होस्ट करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई, एज मतलब बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वायरसेस या टेम्परेचर की वजूहत भी हो सकती हैं, सेक्स केमिकल पॉइजन स्मोक, ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, रेस, ऑक्यूपेशन, मार्टल स्टेटस, जेनेटिक प्रीवियस डिजीज, ह्यूमन स्टेटस, ये सारे होस्ट की करेक्टरिस्टिक्स आ गए कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होस्ट के अंदर हैं, उसकी वजह से वो बीमारी उसको हो रही है या कोई भी एजेंट उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अब जैसे ही किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, फेवरेबल ह्यूमिडिटी मिलेगी, एल्टीट्यूड मिलेगा, क्राउड मिलेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वहाँ पर फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस में क्राउडिंग मना की गई,